Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करने वाले हैं। मैंने BHU BA आर्ट्स एवं सोशल के पिछले 10 साल के पेपर को देख करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस साल की परीक्षा में आपके 10 से 12 प्रश्न इसी वीडियो से बन जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। आप एक बार सन जरूर याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन और अन्य विद्वानों द्वारा संशोधित काल विभाजन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संवत में है, विक्रमी संवत में, ईस्वी में नहीं है, और ये ईस्वी में है। वीरगाथा काल का जो है वो संवत 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल संवत 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। और गद्यकाल संवत 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत। और अन्य विद्वानों द्वारा संशोधित काल विभाजन है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी, भक्ति काल 1325 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आगे देखते हैं विभिन्न कालों की प्रमुख विशेषताएं और उनके कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीरगाथा काल आप लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को। इसके प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है, और ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। दूसरे हैं जगनीक, इन्होंने परमाल रासो की रचना करी है, इनका 2016 और 2019 में पूछा गया है। दलपति विजय खुमान रासो 2016 में पूछा गया है। नरपति नाल विसल देव रासो, ये 2017, 18 और 19 में पूछा गया है। विद्यापति का जो है उनकी है विद्यापति पदावली, और विद्यापति का जन्म स्थान 2016 में पूछा गया है। इसके बाद हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ से 2016 में पूछा गया है कि दो सूखने किसकी रचना है, तो वो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अब देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का पहले देखते हैं संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में है कबीर, जिनकी रचना है बीजक। अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि बीजक के 3 खंड हैं, साखी, सबद और रामायणी। दूसरे हैं गुरु नानक, इनकी रचना मिलती है जपुजी। सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, इससे 2018 में प्रश्न पूछा गया था। इनकी प्रमुख रचना है अखरावट और आखिरी कलाम। कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती, ये भी 2018 में पूछा गया था। मंझन, मधुमालती और मुल्ला दाऊद का है चंदायन। आगे देखते हैं कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा से सूरदास अष्टछाप के कवि में से प्रमुख हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ये कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। इसके बाद है नंददास। नंददास की 4 रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, रस मंजरी और विरह मंजरी। दोस्तों, ये सारे आप ध्यान से देखें, एक बार एंट्रेंस देने से पहले ज़रूर इस पूरा वीडियो को देखें। आप लोगों के ही कहने पर मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है इस वीडियो में। और राम काव्य धारा में तुलसीदास प्रमुख हैं। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये सूरदास की रचना है। भैरवी रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, और इसके बाद दूसरे कवि हैं अग्रदास। इनकी 2 रचना है, राम ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम। तो रामाष्टयाम इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद जो काल है वो है रीतिकाल। तो रीति, इसको विभाजित किया गया है रीतिबद्ध काव्य धारा। इसमें केशव प्रसाद मुख्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये 2018-19 में पूछा गया है, विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशीख, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी। आगे चलते हैं। पद्माकर हैं अगले कवि रीतिकाल के। इनकी रचनाएं हैं जगद्विनोद, पद्माभरण। इसके बाद रीति सिद्ध काव्यधारा। तो रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सतसई, ये ब्रज भाषा में है, आपको मैंने ऊपर बताया है। इसके बाद है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सागर, घनानंद कवित्त। इसके बाद है बोधा, इनकी रचना है विरह वारिश, इशकनामा, आलम केली और ठाकुर का ठाकुर ठसक। इसके बाद चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी कई भाग हैं, चलिए देखते हैं। पहला काल है भारतेंदु युग। इसके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, विजय वैजयंती, प्रेम माधुरी और प्रेम जोगिनी है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, PHU एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया है। दूसरा है वैदेही वनवास, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे कवि है मैथिली शरण गुप्त, ये 2019 में पूछा गया है, इनकी रचना साकेत से। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती, अनघ, नहुस, पंचवटी, जयद्रथ वध और द्वापर। विष्णुप्रिया, जय भारत, सिद्धराज। अगला है छायावादी काव्य। तो छायावादी काव्य में जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप और बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप पहले भी देख चुके हैं। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका, अपरा, परिमल। परिमल से 2017 में प्रश्न पूछा गया है, बेला, नए पत्ते और अड़िमा। आगे चलते हैं। छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनकी रचनाएं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्रांथ, लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, गीतहंस, किरण वीणा इत्यादि हैं। और अगली कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख रचनाओं में सांध्य गीत, दीपशिखा। दीपशिखा से 2017 में प्रश्न पूछा गया है एंट्रेंस में, निहार, निर्जा, यामा और संगिनी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रगतिवादी। प्रगतिवादी जो धारा है उनके प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, प्रणभंग, मृत्यु तिलक इत्यादि हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेत का बयान और युगधारा। तीसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल।
केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, लोक आलोक और फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता, इसके प्रमुख कवि अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और इनके रचनाओं में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है गीत फरोश। और तीसरे कवि हैं गजानन माधव, इनको मुक्ति बोध की उपाधि मिली है। इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये थे सभी कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं। पिछले 10 साल के पेपर को स्टडी किया BHU BA एंट्रेंस के हिंदी के, उसमें से बहुत सारे जैसे 2017, 2016, 18, 19 सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न ज़रूर आया है। आप इसको अच्छे से आप इसको एक बार ज़रूर देखें। आदिकाल के लिए दिए गए विभिन्न नाम, इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लें, इसी क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है इस बार भी। तो पहले हैं वीर गाथा काल, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल, ये 2016 के प्रश्न पत्र में आया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और वीर गाथा काल 2019 में पूछा गया है कि किस कवि ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर ज़रूर देख लें। सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। आगे देखते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की चंदायत। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रमुख कवि हैं उनका जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, कृतियाँ और भाषा। सबसे पहले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान था काशी। और इनकी एक रचना है बीजक और इसके 3 खंड हैं, साखी, सवद और रमैनी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास के जन्म सन को लेके बहुत सारे मतभेद हैं। यहाँ पे जो वरीयता दी गई है, मैं जो बता रही हूँ आपको, वो रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार है। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इनका जन्म वर्ष है 1492 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1542 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जायस, जो वर्तमान में रायबरेली में पड़ता है। पद्मावत से 2018-2019 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगले हैं सूरदास। ये अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। इनका जन्म वर्ष है 1478 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1583 ईस्वी। इनका जन्म रुनकता नामक स्थान पे हुआ था। इनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। साहित्य लहरी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। अगले कवि हैं तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान राजापुर है। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से प्रमुख है
रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, भैरवे रामायण और गीतावली। ये अवधी एवं ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। केशवदास, इनका जन्म वर्ष है 1555 और मृत्यु वर्ष है 1617। ये इनका जन्म स्थान है ओरछा, बुलंद, जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। आगे चलते हैं। बिहारी लाल, इनका जन्म वर्ष है 1603 और मृत्यु वर्ष है 1663 ईस्वी। ये बसुआ गोविंदपुर इनका जन्म स्थान है, जो वर्तमान ग्वालियर में है। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई और ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट है भूषण, इनका जन्म वर्ष है 1613 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1715 ईस्वी। तिकवामपुर इनका जन्म स्थान है, जो वर्तमान में कानपुर में पड़ता है। इनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान काशी है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान क्या है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम माश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम तरंग, इनकी सारी रचनाएं ब्रजभाषा और खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका जन्म सन है 1866 और मृत्यु है 1932, मृत्यु वर्ष है 1932। ये काशी में पैदा हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हरिश्चंद्र, विष्णु लहरी, हिंडोला, कल काशी, और इनकी ये रचनाएं ब्रजभाषा में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध की उपाधि मिली थी। इनका जन्म वर्ष है 1865 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1945 ईस्वी। ये निज़ामाबाद, इनका जन्म स्थान निज़ामाबाद है, जो वर्तमान में आजमगढ़ में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और बोलचाल। प्रिय प्रवास से 2018 में प्रश्न पूछा गया है और ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म वर्ष है 1886 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1964 ईस्वी। ये चीरगांव में पैदा हुए थे, जो वर्तमान में झांसी में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज द्वापर और अनघ। साकेत से 2019 में पूछा गया है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म वर्ष है 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी। इनका जन्म स्थान काशी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनको उपाधि दी गई थी और इनका जन्म वर्ष है 1897 ईस्वी, मृत्यु वर्ष है 1961 ईस्वी। ये मेदिनीपुर, वर्तमान बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, परिमल, अनामिका, आराधना, तुलसीदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2017 में भी पूछा गया है BHU BA एंट्रेंस में। और कुकुर मुत्ता भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म सन है 1900 और मृत्यु सन है 1977।
ये कौसानी अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन है 1907 ईस्वी और मृत्यु सन है 1978 ईस्वी। ये फर्रुखाबाद में पैदा हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, नीरजा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। दीपशिखा 2017 में पूछा गया है। इनकी सभी रचनाएं खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1918 ईस्वी में तथा मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ। सिमरिया में हुआ और ये बिहार में अभी है। वर्तमान समय में बिहार में ये स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, सीपी और शंख, रेणुका, सामधेनी इत्यादि हैं। ये सभी रचनाएं खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको अज्ञेय की उपाधि मिली थी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1978 ईस्वी में। करतारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हरी घास पर क्षण भर और पूर्वा। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। हिंदी व्याकरण वाला पार्ट को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पत्र और पत्रिकाएं दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले पार्ट में इसको कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए इस पार्ट में आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको व्याकरण बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में पहली पत्रिका है कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया था और इसका प्रकाशन स्थान था काशी, और ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये भी काशी से संपादित की गई थी और ये 1873 ईस्वी में की गई थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका के भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये भी काशी से संपादित की गई थी और ये 1874 ईस्वी में संपादित की गई थी। आगे देखते हैं। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है। ये मिर्ज़ापुर से संपादित की गई थी और ये 1881 में संपादित की गई थी। अगली पत्रिका हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट। ये इलाहाबाद से संपादित की गई थी 1877 ईस्वी में। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये कानपुर से संपादित की गई थी 1883 ईस्वी में। अब देखते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। द्विवेदी युग की पहली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की गई थी। संपादन स्थान था इलाहाबाद और ये 1900 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपादन स्थान है जयपुर और ये पत्रिका 1902 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया और संपादक स्थान था काशी। 1909 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है प्रताप पत्रिका। इसके गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक थे कानपुर से ये 1913 ईस्वी में संपादित की गई थी। नेक्स्ट है मर्यादा, जिसके संपादक है कृष्णकांत। इन्होंने प्रयागराज से 1909 ईस्वी में इसका संपादन किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रभा,
इसके संपादक है कालूराम। इन्होंने खंडवा में 1913 ईस्वी में इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है सुदर्शन देवकी नंदन खत्री ने इसका संपादन किया काशी से 1900 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र पत्रिका का संपादन काशी प्रसाद जायसवाल ने पटना से 1914 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। छायावादी युग की पहली पत्रिका है चांद, जिसके संपादक थे रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। ये प्रयागराज से 1920 ईस्वी में संपादित की गई। ये इम्पोर्टेंट है। अगली पत्रिका है प्रभा। इसका संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माधुरी। इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव ने लखनऊ से 1922 ईस्वी में इसका संपादन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विशाल भारत। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कलकत्ता से 1928 ईस्वी में इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है हंस। इसके संपादक प्रेमचंद थे। इन्होंने काशी से 1930 ईस्वी में इसका संपादन किया था। हंस 2016 में पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। आगे देखते हैं। आगे है समन्वय, जिसके संपादक थे निराला। इन्होंने कलकत्ता से 1922 ईस्वी में इसका संपादन किया। सरोज पत्रिका का नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने कलकत्ता से 1928 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है साहित्य संदेश। इसके संपादक गुलाब राय थे, जिन्होंने आगरा से 1937 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है मतवाला। महादेव प्रसाद सेठ निराला ने कलकत्ता से 1923 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया। ये इम्पॉर्टेंट है। कर्मवीर पत्रिका। इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने जबलपुर से 1921 ईस्वी में इसका संपादन किया। नेक्स्ट है हिंदी नवजीवन। इसके संपादक महात्मा गांधी थे। अहमदाबाद से 1921 ईस्वी में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। और लास्ट है देश पत्रिका, जिसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने पटना से 1920 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया। अब देखते हैं छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। छायावादोत्तर काल की पहली पत्रिका है प्रतीक। इसके संपादक है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय उनकी उपाधि है और प्रकाशन स्थान था दिल्ली। दूसरी पत्रिका है कादम्बिनी। इसके संपादक है राजेंद्र अवस्थी। इन्होंने दिल्ली से इसका संपादन किया। धर्मयुग इम्पोर्टेंट है। इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती और मुंबई से इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। अगली पत्रिका है सारिका। इसके संपादक हैं कमलेश्वर। दिल्ली से संपादित किया गया था। साप्ताहिक हिंदुस्तान। इसके संपादक मनोहर श्याम जोशी ने दिल्ली से इसका संपादन किया। हंस पत्रिका। इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव। दिल्ली से इसका संपादन किया गया। गंगा के कमलेश्वर, ये भी दिल्ली से इसका संपादन किया। नेक्स्ट है वर्तमान साहित्य। इसके संपादक हैं धनंजय। इन्होंने इलाहाबाद से इस पत्रिका का संपादन किया। और लास्ट है आलोचना, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दिल्ली से इस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों ये थे पत्र और पत्रिकाएं। अब चलिए व्याकरण शुरू करते हैं। दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि पद क्या है। समास में दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद।
अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, तो आप कोई भी समास उसका विग्रह करके पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी तो आप कोई भी समास तुरंत पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया गंगा धन जल, तो गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं क्योंकि विशेषण और विशेष्य होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही विग्रह करने पर दोनों के शब्दों के बीच हेफन लगता है, या आप उसे योजक चिन्ह कह सकते हैं। योजक चिन्ह इसको कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन। और छठा है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है, मतलब इसके पूर्व और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं। वो किसी तीसरे की प्रधानता बताते हैं। अब हम समास को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। और जब आप उसका विग्रह करते हैं तो वो संयोजक शब्द जो है वो और शब्द में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। माता पिता, माता और पिता। माता और पिता के बीच में जो संयोजक या योजक चिन्ह है वो और शब्द में बदल गया है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। आप ये कह नहीं सकते कि आपके जीवन के लिए माता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पिता। इसी तरह से राम कृष्ण दोनों के गुणों में, और दोनों ही प्रभु हैं, दोनों के गुणों में भी कोई अंतर नहीं, इसलिए दोनों में कौन प्रधान है आप कह नहीं सकते। इसका विग्रह होगा राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, तो सुख और दुख। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। तो जिसके भी शुरुआत में संख्यावाची किसी संख्या का ज्ञान हो शब्द से, उसमें द्विगु समास होता है। क्योंकि आप लोग नाम से ही देखिए, द्विगु मतलब दो, इसके भी पहले पद में है वो द्वि आया है दो। इसी से आप समझिए कि संख्यावाची जिसमें हो पूर्व पद में वो द्विगु होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए नव रत्न, नव प्लस रत्न, तो नव में नव और इसका जो विग्रह करेंगे तो नव रत्नों का समूह, इसमें द्विगु है। सप्तदीप, सप्त में सात, इसका विग्रह होगा सात दीपों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। सतमंजिल, सात मंजिलों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है। दोस्तों जितना सरल हो सके मैं उतना सरल आपको बता रही हूँ। तीसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण का मतलब होता है कि इसमें से उत्तर पद की प्रधानता ज़्यादा होती है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है।
दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग कारक चिन्ह होते हैं, इनका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्हों का प्रयोग आप एक साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि जिनमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो उसमें तत्पुरुष समास होता है। बस आपको विग्रह करना आना चाहिए। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। इससे पहले तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, 6 भेद, उन 6 के हम आपको उदाहरण सहित बताने वाले हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। को का लोप, जैसे मतदाता, तो इसका विग्रह होगा मत को देने वाला। तो इसमें को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। फिर गिरहकट, गिरह को काटने वाला, तो जो को है ये भी कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है। दूसरा है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, यहाँ से करण कारक का चिन्ह है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धनहीन, तो धन से हीन, यहाँ पर अलग होने का बोध होता है अपादान तत्पुरुष में। भयभीत, भय से भीत, अभी करण में जो था उसमें भी से था और अपादान तत्पुरुष में भी से है। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक का चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ का जो है वो संबंध कारक को बताता है, संबंध कारक का चिन्ह है। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, तो जो में है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इससे पहले आपको जो अगर तत्पुरुष समास को समझना है तो कारक के जो चिन्ह हैं आप बस उसको ध्यान में रखें और आपको विग्रह सही से आना चाहिए, पता चल जाएगा कि तत्पुरुष समास कहाँ है। नेक्स्ट समास देखते हैं कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। मैंने और भी जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए उसमें कर्मधारय समास पूछा गया था। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है जैसे तत्पुरुष समास में। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। काली मिर्च, तो मिर्च आप अगर विग्रह नहीं जानते हैं तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं कि मिर्च संज्ञा है, विशेष्य को संज्ञा कहा जाता है। और मिर्च की क्या विशेषता है, मतलब मिर्च का विशेषण है कि वो काली है, तो इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा काली है जो मिर्च। फिर नीलकमल, कमल जो है वो विशेष्य है, संज्ञा है, और इसकी क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला है जो कमल। पीतांबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, और ये जो कपड़ा है अंबर है, इसकी विशेषता है कि ये पीत है, मतलब पीला है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास कहाँ होता है। चंद्रमुखी, मुख विशेष्य है और चंद्र विशेषण, चंद्र के समान मुख वाली। फिर सद्गुण, तो सद है जो गुण, गुण की क्या विशेषता है कि वो दुर्गुण नहीं है, वो सद्गुण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आप एक बार, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूर्व पद अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पे किसी भी लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आपको उदाहरण में बताते हैं, यथा स्थान, इसमें स्थान जो है वो विशेष्य है और यथा अव्यय स्थान के अनुसार। आजीवन, इसमें जीवन विशेष्य है या संज्ञा है और आ जो है वो अव्यय है। प्रतिदिन, ये 2018 में पूछा गया है। प्रतिदिन में दिन विशेष्य है संज्ञा और प्रति जो है अव्यय है, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जहाँ पर यथा, आ, प्रति इन सब वर्णों का प्रयोग हो, इन सब शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। लास्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थात तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है अर्थात जिसकी ऊंची आत्मा वाला, महान आत्मा वाला। नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। कभी कभी कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूजन होता है क्योंकि नीलकंठ में एक तरह से कर्मधारय समास भी होगा, क्योंकि कंठ जो है वो विशेष्य है और कंठ नीला है, ये उसका विशेषण है। पर ये किसी तीसरे की विशेषता बताता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप किसी को पर्यायवाची शब्द है किसी का या फिर उसकी विशेषता के अनुसार उसको कोई विशेषण प्राप्त हो तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ये इसमें दो पद हैं, इसमें है गिरि और धर। ये दोनों पदों की विशेषता नहीं बता रहा, ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है इसमें, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। और लास्ट है इसका उदाहरण मक्खी चूस। तो मक्खी चूस, ये दोनों ही शब्द किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं कि वह जो व्यक्ति है वो बहुत कंजूस है। तो बहुत कंजूस व्यक्ति। दोस्तों ये था समास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है उपसर्ग। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। उपसर्ग का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आदि मतलब शुरुआत में जुड़ करके। जैसे हार में आ जोड़ देने पर हो जाएगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन, और उसमें अगर आप सम जोड़ देंगे तो संहार हो जाएगा, मतलब विनाश। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13। उर्दू और फारसी के उपसर्ग की संख्या 19 है। हम लोग हिंदी के उपसर्ग को कवर करेंगे। इसमें हम आपको उपसर्ग, उसका अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले कुछ उदाहरण बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अउपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, और इसके उदाहरण है अछूता, अथाह और अटल इत्यादि। दूसरा है अनुपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, और इसका उदाहरण है अनजान, अनमोल, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। तीसरा उपसर्ग है क का अर्थ होता है बुरा या हीन, इसका उदाहरण है कपूत, कचोट इत्यादि। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा,
इसका उदाहरण है कुचाल, कुचैला, कुचक्र इत्यादि। 5वां दु उपसर्ग है, इसका भी अर्थ होता है बुरा, हीन या फिर विशेष। इसका उदाहरण है दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। नेक्स्ट है बिन, इसका अर्थ होता है बिना या निषेध। इसका उदाहरण है बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने इत्यादि। 7वां उपसर्ग है नि, इसका अर्थ है अभाव या विशेष। इसका उदाहरण है निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। नेक्स्ट है औ या फिर अव उपसर्ग, इसका अर्थ होता है हीन, निषेध के अर्थ में। इसका उदाहरण है अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान इत्यादि। नेक्स्ट है भर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पूरा। इसके उदाहरण है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। नेक्स्ट है सु, सु का अर्थ होता है अच्छा। इसके उदाहरण है सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल इत्यादि। नेक्स्ट है अध, इसका अर्थ होता है आधे अर्थ में। इसके उदाहरण है अधजला, अधखिला, अधपका, अधकचरा, अधकच्चा, अधमरा इत्यादि। नेक्स्ट है उन, उनका अर्थ होता है एक कम। इसके उदाहरण हैं 29, 49, 59 इत्यादि। लास्ट है पर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दूसरा या बाद का। इसका उदाहरण है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि। आइए अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इससे 2 प्रश्न आते हैं एंट्रेंस में। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा है तद्भव शब्द, ये वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव होगा आग, अंध का अंधा, अमृत का अमी, अर्ध का आधा, अष्ट का 8, अश्रु का आंसू, अक्षी का आँख, अज्ञानी का अनजान, आम्र का आम, आद्रक का अदरक, आश्चर्य का अचरज, आशीष का आशीष, ओष्ट का ओट या फिर होठ, इक्षु का ईख, उलूक का उल्लू, उष्ट्र का ऊंट, एकादश का 11, कच्छप का कछुआ, कटु का कड़वा, कंदुक का गेंद, कपाट का किवाड़, कपर्दिका का कौड़ी, कर्ण का कान। ये 2018 में पूछा गया था कि आप तद्भव शब्द चुनिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि तत्सम कौन सा नहीं है, उसमें कान ऑप्शन में था। कर्पूर का कपूर, कार्य का काज, काष्ठ का काट, कुपुत्र का कपूत, कुब्ज का कुबड़ा, कुंभकार का कुम्हार, कुमार का कुंवर, कुष्ठ का कोढ़, कूप का कुआं, कोकिल का कोयल, कोटि का करोड़, गर्जन का गरज, गर्दभ का गधा, ग्रंथि का गांठ, ग्राम का गांव, गोधूम का गेहूं, गौर का गोरा, गृध का गीध, गृह का घर, घटिका का घड़ी, घृत का घी, चंचू का चोंच, चतुर्थ का चौथा, चंद्र का चांद, चर्मकार का चमार, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, चौर का चोर, छिद्र का छेद, ज्येष्ठ का जेठ, जिह्वा का जीभ, ताम्र का तांबा। दोस्तों इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं,
सबको बता पाना संभव नहीं है। आप लोग एक बार इन पूरे उदाहरण को एक बार देख लें। इसके अतिरिक्त अनेक शब्द का एक शब्द से एक प्रश्न आता है, पर्यायवाची से भी एक प्रश्न आता है। ये सब बहुत ही साधारण टॉपिक हैं, ये आप लोग देख लें। और एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। मुहावरे से भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप वो सब भी देख लें। आपको इस PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लें। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।